एक डायलॉग जो फिल्मों में अक्सर आपको सुनने को और देखने को मिलता है, वो डायलॉग है जब कभी बदमाश पुलिस उन्हें घेर लेती है तो एक बात कहती है कि भाई पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया, यदि बचने की या भागने की कोशिश की तो पुलिस तुम्हें गोलियों से भून कर रख देगी। मगर आज की कहानी में बिल्कुल उलट होता है। पुलिस की वैन जा रही है, गाड़ी जा रही है, 6 सिपाही होते हैं और 2 कैदी उसके अंदर बैठे हुए थे। नेशनल हाईवे पर जब गाड़ी चल रही थी तभी बदमाश उसमें गोली मारते हैं और टायर उसका पंचर कर देते हैं। उसके बाद बदमाश कहते हैं कि हमने तुम्हें यानी कि पुलिस को चारों तरफ से घेर लिया, यदि बचने की या कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो पुलिस तुम्हें चारों तरफ से गोलियों से भून कर रख देगी। पुलिस वाले शांत हो जाते हैं और वो इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार होने वाला क्या था। पुलिस वालों को अलग खड़ा किया जाता है, एक कैदी होता है उसको बाहर निकाला जाता है, साथ ही एक कैदी उसके अंदर जो वैन के अंदर बंद था उस पर वो 10-12 बदमाश 10-12 गैंगस्टर जो होते हैं वो लगातार गोलियां बरसाते चले जाते हैं। इतनी गोलियां कि लगभग 10 से 12 मिनट तक नॉन स्टॉप आधुनिक हथियारों से गोलियां चल रही थी, ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी। और जिसको मारने के लिए आए थे जो उसको मार देते हैं, इत्मीनान कर लेते हैं। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उसके अंदर से, उसके शरीर से लगभग 100 गोलियां निकली हैं। वो मर चुका था। एक ऐसा नाम जो पंजाब के प्रदेश में इससे पहले ना उसके बाद कोई ऐसा शार्प शूटर हुआ ही नहीं था। एक ऐसा नाम जो जेल के अंदर रहते हुए भी सोशल मीडिया पर अपनी फोटोग्राफ्स अपलोड किया करता था और ना जाने कितने ऐसे युवा युवक युवती, कितने ऐसे लोग थे जो उसके फैन हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। जब वो पिस्टल या कोई भी बंदूक, कोई भी हथियार वो जब फोटोग्राफ्स के माध्यम से जब सोशल मीडिया पर लहराता था तो लाखों लाइक उसे मिल जाया करते थे, लाखों कमेंट उसके लिए आया करते थे। आज कहानी एक ऐसे ही गैंगस्टर की है जो मर चुका था, लेकिन मरने के बाद अचानक से जिंदा हो जाता है। और जब जिंदा होता है तो लोग ये जानकर हैरान थे कि आखिरकार वो जिंदा क्यों हुआ था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है पंजाब प्रदेश का एक जिला है जालंधर और उसी का एक गांव लगता है कहलवा। दरअसल एक बालक 21 जून 1987 को पैदा होता है सुदर्शन सिंह और हरजिंदर कौर के घर के अंदर। उस बालक का नाम रखा जाता है सुखविंदर सिंह, लेकिन सुखविंदर को प्यार से सुक्का बोला करते थे। शायद ही इस कहलवा गांव में कोई भी ऐसा परिवार बचा होगा जो इस परिवार से कोई विदेश में नौकरी ना कर रहा हो। किसी ना किसी देश में जाकर वो नौकरी करता था, अपने परिवार का भरण पोषण करता था। और इस परिवार ने यानी कि सुदर्शन सिंह और जो इसकी पत्नी होती है हरजिंदर कौर, इन्होंने भी सपना देखा था कि हम भी विदेश जाएंगे और विदेश जाकर पैसे कमाएंगे। अपने 2 बेटे हैं, एक बेटे का नाम सुखविंदर सिंह है जिसे सुक्का बोलते हैं प्यार से, एक का नाम सोनू होता है। उनको भी साथ में लेके जाएंगे, विदेशी सरजमीन पर खूब सारे पैसे कमाएंगे, अपना नाम करेंगे। ऐसे ही सपने देख रहे थे और लगातार वो वीजा अप्लाई कर रहे थे। सुदर्शन का एक भाई होता है, वो पहले से ही अमेरिका में मौजूद था और वो अपने भाई को एक दिन वीजा भी भेज देता है। अब इस परिवार के लिए खुशी का ठिकाना नहीं था। परिवार ने अपना पासपोर्ट तैयार कराया और पासपोर्ट तैयार कराने के बाद ये जाने की जब तैयारी में था, जब ये इसका लड़का होता है जिसका नाम सुखविंदर होता है, उसकी उम्र अभी 17 साल के आसपास होती है। इसको जाना था अमेरिका अपने माता पिता के साथ, लेकिन गांव में अचानक से झगड़ा हो जाता है 2 पक्षों के बीच में। झगड़ा कुछ ऐसा ज़्यादा बढ़ जाता है और जब दोनों ही पक्ष थाने पहुंचते हैं, थाने पहुंचने के बाद इस लड़के का भी नाम लिखवा देते हैं। जो इस सुदर्शन का बेटा होता है सुखी, इसे प्यार से सुखी बोलते हैं, सुखी का नाम लिखवा दिया जाता है। सुखी नहीं जानता था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है, किसने किया है, जानबूझ के हुआ है, अपना आप हुआ है, इसे कुछ नहीं पता था। कोई लड़ाई झगड़े में नहीं था। हालांकि स्कूल लेवल पर कहीं छोटी मोटी किसी झगड़ा हो जाए या कहीं कहा सुनी हो जाए तो एक अलग बात होती है, इतना बड़ा मैटर नहीं था। नाम लिखवाया गया। जब पासपोर्ट की इंक्वायरी आती है, इंक्वायरी से पता चलता है कि सुखी का पासपोर्ट बन गया जरूर है, लेकिन उसको वीजा मिलेगा नहीं क्योंकि उसके पास ऊपर आपराधिक मुकदमा जो दायर हो चुका। अब मुकदमे की वजह से वो कैसे जाए, लेकिन माँ बाप का सपना था। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तुम परेशान मत हो, तुम अपनी मौसी के पास चले जाओ, तो तुम्हारा भाई है सोनू, तुम भी दोनों मौसी के पास जाओ, वहीं रहना और हम लोग अमेरिका जा रहे हैं। जब मामला ठंडा हो जाएगा, जब तुम्हारे ऊपर जो जांच है वो बिल्कुल शांत हो जाएगी, तो उसके बाद फिर हम तुम्हें यहाँ से लेके चले जाएंगे। यही सोचकर वो निकले थे अमेरिका के लिए। माँ बाप अमेरिका पहुंच जाते हैं और दोनों भाई रह जाते हैं मौसी के पास। अब मौसी ही उनकी परवरिश कर रही, मौसी उनकी खाने पीने की व्यवस्था देखती थी, मौसी नहीं पढ़ाई की व्यवस्था भी देख रखती। अब वहाँ से पैसे आते थे, ये अपना काम कर रहे थे। एक बार एक शादी समारोह में जाते हैं सुखी, और वहाँ जाने के बाद उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की मिलती है। इतनी खूबसूरत लड़की कि उस लड़की को देखते ही सब दिल आ जाता है और यहीं से सोच लेता है कि इसके साथ जीना है, इसके साथ मरना है। यहीं से उसे प्यार भी हो जाता है। लेकिन दोनों बातचीत करते थे और प्यार के बीच में सिर्फ एक कमी थी। लड़का थोड़ा गरीब था और लड़की ज़्यादा अमीर थी। इतनी ज़्यादा अमीर कि इन दोनों का कोई मेल मिलाप नहीं था। हालांकि इस लड़के के पापा और मम्मी दोनों अमेरिका में रहते थे, तो थोड़ा सा रसूख उनका बढ़ जाता है, लेकिन उस लेवल पर रसूख नहीं बढ़ा था जिस लेवल पर उस लड़की का रसूख था। और उसकी ज़िंदगी में अभी सब कुछ ठीक ही चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इस बीच में कुछ ऐसे लड़कों की संगति में आना शुरू हो जाता है माँ बाप के ना होने की वजह से
जिससे आए दिन लड़ाई झगड़े फसाद वगैरह इस तरह से होते रहते थे। और एक दिन ऐसा होता है कि ये लड़का इस लड़की से बातचीत करता है और दोनों आपस में प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। लड़की पढ़ लिख जाती है, पढ़ लिख कर इसका नंबर आ जाता है, वो सीधा ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। अब लड़की को लड़के की याद आती थी, वो बार बार बातचीत क्या करती थी, बातचीत करते करते कहती थी साथ साथ रहेंगे जिएंगे, सब ऐसी बात चलती थी। अब यही बात इस लड़के ने सुखी ने अपने दोस्तों से बताई कि यार एक लड़की है जिसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या करें। तब उसके दोस्त कहते हैं परेशान क्यों होता है। उस लड़की को ऑस्ट्रेलिया से बुलाया जाता है, इन दोनों की शादी कराई जाती है 11 अक्टूबर 2008 को। और शादी कराने के बाद लड़की वापस ऑस्ट्रेलिया चली जाती है, लेकिन लड़की के घर वालों को इस बात का बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। कुछ वक्त थोड़ा सा बीतता है और वक्त बीतने के बाद अब ये जो लड़का होता है सुखी, उसका भी एक पासपोर्ट बनाया जाता है, उसका भी वीजा तैयार किया जाता है। और वीजा तैयार करने के बाद, पासपोर्ट तैयार करने के बाद इसकी भी बुलावा ऑस्ट्रेलिया से आ जाता है। अब अपनी बीवी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था, अब अच्छी खासी लाइफ जी रहा था, सब कुछ उसकी जिंदगी में ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन असल में था क्या, ये लड़का तो जॉब नहीं करता था, घर पे सारे काम करता था जो महिलाएं काम करती हैं, और जो उसकी पत्नी होती है वो एक अच्छी नौकरी कर रही थी। कहीं ना कहीं ये बात भी उससे अखरती थी, परेशान करती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है, जब वो घर से बाहर कुछ सामान खरीदने के लिए गया होता सुखी, तभी कोई उसको चाकू मार देता है। वो चाकू से घायल हो जाता है। जब घर आता है, घर आने के बाद अपनी पत्नी से पूछता है कि मुझे किसी ने चाकू मारा है, और इस विदेशी सरजमीन पर मुझे कोई चाकू क्यों मारेगा। जरूर तुम्हारा किसी न किसी से अफेयर है, जरूर किसी न किसी से तुम्हारा ताल्लुक है, इसलिए मुझे नुकसान पहुंचाया गया तुम्हारी वजह से। इसी बात को लेते हुए दोनों के बीच में कहा सुनी हो जाती है, और वो इस लड़की को, अपनी पत्नी को बिना बताए ऑस्ट्रेलिया से सीधा वापिस अपने घर आ जाता है, यानी कि जालंधर में आ जाता है, यहाँ रहने लगता है। जो इसके दोस्त होते हैं स्कूल कॉलेज लाइन के, वो दोस्त सब दोस्त नहीं थे, वो बड़े आदमी बन चुके थे, बड़े बड़े गैंगस्टरों के साथ रहने लगे थे। और यहीं से एक गैंगस्टरों के साथ रहते रहते कुछ ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर देते हैं, जैसे क्या आज के ज़माने में लॉरेंस बिश्नोई है। ऐसे लोगों का नाम जब आजकल सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ सुर्खियों में, विकी गोडर होता है, प्रेम लोहरिया होता है, लवली बाबा होता है, ऐसे से गैंगस्टरों के साथ नाम जुड़ जाता है, कई से दोस्ती भी हो जाती है। और दोस्ती होने के बाद ही कुछ वक्त ऐसा भी आता है कि उसको बिल्कुल भी इल्म नहीं था, उसको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि उसके साथ कुछ होने वाला है। दरअसल यहाँ उसने लूट डकैती जैसी या फिरौती इस तरह के काम करना शुरू कर दिया था, और उस पर लगातार मुकदमे बढ़ने लगते हैं। और एक दिन एक अदालत में एक कार्रवाई चल रही थी। कार्रवाई के दौरान उसका एक दोस्त होता है, इसका नाम होता है लवली बाबा। लवली बाबा से बातचीत चल रही थी। लवली बाबा से बातचीत करने के दौरान ही अचानक ही भरी अदालत के अंदर बातचीत के दौरान ही इस सुखी को वो लवली बाबा थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ मारना होता है जिसके सामने वो कहता है कि इस थप्पड़ का बदला लिया जाएगा, तुम बच सको तो बच के देख लेना। सुखी का भी एक नाम बढ़ रहा था, लगातार उस पर मुकदमे बढ़ रहे थे, कई हत्याओं के मुकदमे उस पर हो चुके थे। लेकिन जब धमकी दी गई तो उस धमकी के बदले में उसने, जब वो विधिपुर 2010 की बात है, विधिपुर जिम में ये लवली बाबा था, तो इसी पीछे मौका पाते ही वो उसको गोलियों से भून देता है। सुखी इसको गोलियों से भून देता है, इसको मौत के घाट उतार देता है। और इसी साल बीजेपी का एक नेता होता है, फगवाड़ा गांव के पूर्व प्रधान यानी कि गुरु दर्शन ढिल्लो, उसको AK-47 से भून देता है। धीरे धीरे इसका वर्चस्व था वो लगातार बढ़ रहा था, पुलिस इसके पीछे पड़ जाती है। अक्टूबर 2010 में इसको पकड़ लिया जाता है, पकड़ के जालंधर की जेल में बंद कर दिया जाता है। और जालंधर की जेल में बंद था, लेकिन मौका पाते यहाँ से भाग जाता है। अब भाग गया तो पुलिस के लिए वाकई बड़ा सरदर्द हो जाता है। पुलिस इसको लगातार तलाश कर रही थी और आखिरकार ये पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद इसको रोपड़ जेल में रखा जाता है। लेकिन जून 2012 में एक बार फिर से इसको मौका मिलता है और फिर ये सलाखें तोड़कर वहां से भाग जाता है। इतना शार्प शूटर, इसका निशाना कभी भी चूकता नहीं था। जब गोली चलाता था तो समझ लो कि वो शायद बचेगा ही नहीं किसी कीमत पर। और इसका नाम धीरे धीरे सुर्खियों में आने लगता है। हत्या के, लूट के, डकैती के, इस तरह के इसमें मुकदमे लगातार बढ़ते चले जाते हैं। और जब ये रोपड़ की जेल से सन 2012 में जून का महीना था भाग जाता है और राजस्थान में जाकर शरण लेने की कोशिश कर रहा था, अपने कुछ साथियों से मिलता है। लेकिन वहां पर राजस्थान पुलिस से इसकी मुठभेड़ हो जाती है। 2 साथी इसके मारे जाते हैं, लेकिन इसके पैर में गोली लगती है। ये पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता और वहां से भाग जाता है। भाग के सीधा ये, इसका एक दोस्त होता है जो कानपुर का रहने वाला था, नाम यामीन उसका, यूपी का बड़ा गैंगस्टर होता है। उसके संपर्क में आता है। संपर्क में आने के बाद उससे बातचीत करता है, कहता है कि भाई पुलिस पीछे पड़ी है पंजाब की, इसलिए तेरे साथ रहना है। लेकिन दोनों मिलकर हरियाणा के जो हिसार होता है उसका फतेहाबाद एक जगह होती है, वहां पर ये ज्वेलर्स हरजीत सिंह के यहाँ पर डकैती डाल देते हैं। दिन दहाड़े डकैती डालते हैं, CCTV कैमरे में कैद भी हो जाता है। वहां से 4 किलो सोना और 2 लाख रुपए नकदी लूट लेते हैं और भाग जाते हैं। यहाँ से भागने के बाद सीधा पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश के औरैया में। औरैया में पहुंचते हैं। अभी सोना जो था, उस सोने को बंटवारे को लेकर यामीन की नीयत में थोड़ी बदी आ जाती है, लालच आ जाता है। ऐसा लालच आता है कि वो सोचता है कि अगर ये, इसके पीछे पुलिस तो पड़ी है, कोई कहने वाला कुछ है नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको उड़ा देते हैं, साफ कर देते हैं। यामीन अपने भांजे के साथ मिलकर उसकी गर्दन रेत देता है और गर्दन रेतने के बाद उसकी लाश को यमुना नदी में फेंक देता है। और जैसे लाश उसमें फेंकता है तो फेंकते हुए कुछ लोगों ने देख लिया था। तभी लोगों ने उस व्यक्ति को उससे निकाला यमुना नदी से। उसके गले में चाकू लगा हुआ था, खून निकल रहा था।
तुरंत ही उसे कानपुर के सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और वहां इसका इलाज शुरू होता है। तभी कोई व्यक्ति फोन करके पुलिस को बता देता है कि एक लड़के के गर्दन पे किसी ने छुरी चलाई थी, चाकू चलाया था, और वो कानपुर के सरकारी हॉस्पिटल में हला जगह है। पुलिस इससे पहले पहुंचती, वो पुलिस के आने से पहले ही मौका पाता है और यहाँ से भाग जाता है। जब यहाँ से भाग जाता है तो इसके पास अब भागने के लिए क्या करता, सीधा ट्रेन में बैठता है, ट्रेन के माध्यम से पहुंच जाता है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में इसके अपने कुछ साथी थे, उन साथियों से संपर्क करता है और हावड़ा के हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहा था, क्योंकि इसको जो चाकू मार दिया था यामिन ने और उसके भांजे ने मिलकर, वहाँ इलाज चल रहा था। और तभी पुलिस को एक सटीक मुखबिरी होती है, एक मोबाइल के माध्यम से, सर्विलांस के माध्यम से। 6 नवंबर 2012 को हावड़ा के उसी हॉस्पिटल के अंदर जब पुलिस रेड मारती है तो ये इलाज करा रहा होता है और पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद सीधा इसको कपूरथला की जेल में लाकर बंद कर दिया जाता है। और इसके पास, क्योंकि इसका वर्चस्व अब कम नहीं था, लगातार बढ़ रहा था, और ये एक शुरुआत थी यहाँ से इसका, क्योंकि कपूरथला जेल के अंदर जब ये रहता है तभी अपना एक एंड्रॉइड मोबाइल लेता है, यूट्यूब पर अपना एक चैनल बनाता है और फेसबुक पर अपना पेज बनाता है। और यहाँ से सबसे पहले वो 2 कैदियों को बहुत बुरी तरह से पीट रहा था, अपने साथियों से कह रहा था कि इनकी वीडियो बनाओ, और उनको पीटते हुए जब वीडियो बना रहा था तो वीडियो बनाने के बाद यूट्यूब पर और फेसबुक के पेज पर दोनों पर अपलोड कर देता है। उस दौर में जब यूट्यूब और फेसबुक की शुरुआत होती है, लोग पूरी तरह से जाने नहीं थे कि यूट्यूब भी कुछ होता है, फेसबुक कुछ होता है, तब उन दोनों इसके लाखों फॉलोवर हो जाते हैं एक ही वीडियो में, लोग इससे फैन हो जाते हैं। बीच बीच में ये अपना फोटोग्राफ्स भी जेल के अंदर से अपलोड कर दिया करता था। पुराने फोटोग्राफ्स रखे होंगे या नए थे वो तो खैर पता नहीं, लेकिन इसके पास एक से एक बढ़कर आधुनिक हथियार होते थे। और जो फेसबुक के पेज पर डाला करता था तो लाइक और कमेंट की झड़ी लग जाया करती थी। और उस दौर में सन 2013 में इसके लाखों फॉलोवर हो जाया करते थे, इतने ज्यादा। और जब ये पुलिस वालों के पास तक वीडियो पहुंचती कि जेल के अंदर रहते हुए 2 कैदियों के साथ मारपीट कर रहा है और मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है, तभी इसको वहां से निकालते हैं। और निकालने के बाद इसको एक जेल होती है नाभा जेल, उसमें शिफ्ट कर देते हैं। जेल में रहते हुए भी इसका लगातार वर्चस्व बढ़ रहा था और अब तक इस पर लूट, हत्या, डकैती, फिरौती कई लगभग 60 मामले दर्ज हो चुके थे। हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, पश्चिम बंगाल हो, ऐसा कौन सा प्रदेश था जहां पर इसका दबदबा नहीं था। लोग इसके नाम से कांपते थे, लोग इसके नाम से डरते थे। वहीं जेल से रहते हुए किसी को फोन कर दिया करता था तो लगातार इसके पास फिरौती की रकम अपने आप से पहुंच जाया करती थी। इतना बड़ा नाम सुक्का कहलवा का लगातार बढ़ता चला जाता है। दरअसल इसने अब जो अपना गांव का नाम होता है सुक्का कहलवा, वो उसका नाम पूरा हो जाता है, क्योंकि वो अपना सरनेम में वही लगाने लगता है। और सुखबीर के नाम से इसको लोग बहुत कम जानते थे। सुक्का का नाम जब लगातार बढ़ रहा है, आगे चल रहा है, और चलते चलते जब इसके जेल में रहते हुए इसके अपराध की जो लगातार फेरिस्त बढ़ रही थी, लेकिन एक चीज ये भूल चुका था। सन 2010 में इसने एक मर्डर किया था, लवली बाबा का मर्डर किया था। साथ में इसने 2 मर्डर और किए थे, दीपांश और सिमरन का, उन्हें करके भूल चुका था। लेकिन इनके जो दोस्त होते हैं, क्योंकि इनकी पूरी टीम थी, विक्की गौडर भी इसका दोस्त हुआ करता था और प्रेम लोहरिया भी इसका दोस्त हुआ करता था। लेकिन प्रेम लोहरिया और विक्की गौडर ने कसम खाई थी कि वो अपने दोस्त लवली बाबा की मौत का, उसकी हत्या का हर हाल में बदला लेगा। और एक दिन आता है, वो था 22 जनवरी 2015 को, जब जालंधर की अदालत में शामिल होने के बाद नाभा जेल में वापस आ रहा था। तब वो नेशनल हाईवे पर एक गांव लगता है फगवाड़ा, उसके पास में ही पहले से ही घात लगाए बैठे 2 फॉर्च्यूनर कार से लगभग 12 से 15 ये बदमाश आते हैं और पुलिस की जीप को, पुलिस की गाड़ी को घेर लेते हैं। और इसी बीच में फगवाड़े के पास एक गोली चलाई जाती है पुलिस की गाड़ी पर, उसके टायर पर, और पंचर करने के बाद गाड़ी को रोक लिया जाता है। तभी आवाज लगती है कि तुम लोगों को, यानी कि पुलिस को, हम लोगों ने घेर लिया है। किसी भी तरह की चालाकी या होशियारी दिखाने की कोशिश की तो पुलिस हम तुम्हें गोलियों से मार डालेंगे। और इसी बीच में जो पंचर तो हो ही चुका था। इसमें 2 कैदी होते हैं, 6 पुलिस वाले होते हैं। 6 पुलिस वालों को और एक कैदी को अलग रखा जाता है। और उसके बाद ये लगातार 12, 13, 15 बदमाश होते हैं, ये गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। लगातार गोली चल रही थी और गोली चलते चलते लगभग 10 से 12 मिनट हो जाते हैं। और पता चलता है कि जो सुक्की कहलवा है, उसका जो टेरर था, उसका जो इतिहास था, वो हमेशा हमेशा के लिए उसका चैप्टर पूरी तरह से बंद हो चुका था, क्योंकि उसको उन्होंने मार दिया था। मारने के बाद जब ये पोस्टमार्टम होता है तो उससे पता चलता है कि उसके शरीर से लगभग 100 गोलियां निकाली जाती हैं। उन्होंने आधुनिक हथियारों से लगातार इतनी सारी गोलियां चलाई थी। हालांकि उसका चैप्टर तो बंद हो जाता है, लेकिन अब पुलिस वाले इसमें मामले की जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद जब ये जा रहे थे तो विक्की गौडर और प्रेम लोहारिया ये ऐलान करते हैं कि हमने अपने दोस्त, जिसका नाम है लवली बाबा, उसकी हत्या का बदला लिया है, जिसको इसने, यानी कि सुक्की कहलवा ने मारा था। वक्त थोड़ा आगे बढ़ता है, सन 2018 का वक्त आता है और पुलिस से मुठभेड़ होती है। पुलिस से मुठभेड़ में ये दोनों
विक्की गौडर और उसका साथी जो होता है प्रेम लोहारिया, दोनों मारे जाते हैं। लेकिन बाकी जो 11 लोग होते हैं, मामला अदालत पहुंचता है, पुलिस इसकी जांच करती है और जांच करने के बाद अदालत में कुछ इस तरह के सबूत पेश किए जाते हैं जिससे ये मामला कमजोर पड़ जाता है। 11 के 11 जो आरोपी होते हैं वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, छूट जाते हैं। लेकिन उसमें जो 2 फॉर्च्यूनर थी, इस्तेमाल करने में एक फॉर्च्यूनर पुलिस वाले के घर पे मिलती है, इंस्पेक्टर के घर पे मिली थी और अदालत में सिर्फ एक ही फॉर्च्यूनर को दिखाया गया था। तो उससे यह भी पता चलता है कि सुक्की कहलवां को मरवाने में यहाँ केवल गैंगस्टर का ही हाथ नहीं बल्कि पुलिस का भी हाथ था और उसका चैप्टर हमेशा के लिए खत्म कराने में गैंगस्टर ही नहीं बल्कि पुलिस ने भी कहीं ना कहीं साजिश चली थी, चाल चली थी। अब उसमें कितना सच है कितना झूठ है ये तो खैर हम नहीं बता सकते, लेकिन जितना भी हुआ था वो बाकी अपना आप में हैरान करने वाला था, परेशान करने वाला था। सन 2020 आता है। सन 2020 में एक फिल्म बनाई जाती है शूटर के नाम से और ये फिल्म बनाई जाती है सुक्की कहलवां के लिए ऊपर, उसकी जिंदगी के ऊपर। और जैसे ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, इसकी तारीख मुकर्रर की गई, तो एक बार सोशल मीडिया पर इसका नाम बहुत तेजी के साथ आने लगता है। उसमें लिखा हुआ था कि सुक्की कहलवां जिंदा है, आज भी जीवित है, जबकि उसको 100 गोलियां उसके शरीर से निकली थी, वो जिंदा कैसे हो सकता था। और जैसे ही ये बात आती है, ये बात पंजाब की सरकार तक पहुंचती है, वहां के मुख्यमंत्री तक पहुंचती है, तो वो इस फिल्म जिसका नाम होता है शूटर, इसकी रिलीज पे रोक लगा देते हैं, कहीं ऐसा ना हो युवाओं में उस बात का कोई गलत असर जाए। लेकिन आज भी सोशल मीडिया हो या कोई भी और अन्य प्लेटफॉर्म हो, जब सुक्की कहलवां का नाम सामने आता है तो उसका नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता है। न जाने कितने युवा ऐसे हैं जो उसे आज भी अपना फैन मानते हैं, उसे अपना आज भी आदर्श मानते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।